मैं तो कहता हूँ कानून और संविधान को रख के एक साइड में इन्होंने काले कानून को लाया है। और अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने एक बात करी थी कि मुझे पीओके जैसा फील हो रहा है, तो मैं खुद कहता हूँ कि इन्होंने पीओके बना दिया महाराष्ट्र को। जब कोई चैनल, कोई राष्ट्रवादी चैनल निष्पक्ष जांच करते हुए ये बात कहता है, हिंदुओं की बात रखता है, तो उसको अगर जेल में डाल दिया जाए, उसको ऑफिस से घसीटते हुए लेके जाए, तो कहीं ना कहीं काले कानून की शुरुआत है। देखिए, ये सबूत इसलिए आ जाते हैं जब आपके जहन में जो है वेंडेटा हो। आपको देखिए, टारगेट आपके कोविड के समय पे कंगना का जो है ऑफिस तोड़ दिया गया, और आपको इतनी अर्जेंसी है कि अर्नब का जो केस क्लोजर हो चुका है उसको विदाउट सम्मन आप उनको घर से उठा रहे हैं। तो ये क्लियर वेंडेटा का केस है। अगर आपको पीछे के केसेस खोलने हैं तो महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के जो है 27 एमएलए जो हैं ऐसे क्रिमिनल केसेस वाले हैं, उन पे आप केसेस खोलिए। और उसके बाद में 18 एमएलए ऐसे हैं कि जिन पे सीरियस क्राइम के चार्जेस हैं, वो केसेस खोलिए। आप सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो पे केसेस खोलिए। आप जितने ये हेराल्ड का केस पड़ा हुआ है वो खोलिए, उस पर कोई अर्जेंसी नहीं है। मगर ये सीरियस वेंडेटा का सारा खेल है, इसलिए सिर्फ अर्नब को टारगेट किया जा रहा है और जितनी भी नेशनलिस्ट वॉइस है उनको टारगेट किया जा रहा है। सर, आपने देखा होगा आज के टाइम में मीडिया को एक साथ आना चाहिए, लेकिन इस समय कोई भी अर्नब गोस्वामी का साथ नहीं दे रहा है। देखिए, मीडिया में सबकी एक अलाइनमेंट है। आप भी मीडिया से हैं और भी सब मीडिया से हैं, मगर निष्पक्षता जो देश के प्रति एक पक्षता होनी चाहिए वो नहीं है। और मीडिया हाउसेस बटे हुए हैं, वो अलग अलग लॉबीज के लिए काम करते हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। और मीडिया को एकजुट होकर पत्रकारिता, आज एक अर्नब के ऊपर ऐसा समय आया है, कल आपके ऊपर भी आएगा, इसलिए मीडिया को एकजुटता होकर इसमें अपने पत्रकार साथी के लिए खड़े होना चाहिए। सर, आपने देखा होगा अर्नब पर जो केस है वो बताया जा रहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है। आपने देखा होगा हजारों किसान महाराष्ट्र में मरते हैं, उनको पेमेंट नहीं मिलता, तो उस मुख्यमंत्री पर केस क्यों नहीं किया जाता? देखिए, मुख्यमंत्री की बात करें तो कमलनाथ जी पे जो है 1984 के केसेस हैं, वो आज मुख्यमंत्री बने थे हमारे, अब तो हट गए वहां से। मगर आप सोचिए कि इतने राइट के जिसके ऊपर केसेस है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना पे कोई कार्रवाई नहीं है। आपने एक बात और देखी होगी, हमारे देश के अंदर आतंकवादियों का जो मामला होता है उसमें कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो अर्नब गोस्वामी का मामला है ना, तो कोर्ट ने चुप्पी तोड़ी। जहाँ जनता उम्मीद कर रही थी कि कोर्ट का हस्तक्षेप होगा, कोर्ट ने पूरे के पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। देखिए, कोर्ट अगर आतंकियों को छुड़ाना हो तो रात के 2 बजे भी खोलेंगे। अगर अभी अर्नब गोस्वामी को फिर से उनकी पिटीशन जो है रिजेक्ट कर दी गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यहाँ आतंकियों के लिए, यहाँ देश विरोधियों के लिए रात के कोर्ट खोली जाती है। चाहे उनको फांसी देने से बचाना हो तो हमारी यही सरकारें जो आज अर्नब का दमन करने में लगी हैं उनका संरक्षण करती हैं। जितने भी गैर भाजपा वाले प्रदेश हैं वहाँ पर लोकतंत्र बचा ही नहीं है। चाहे आप बंगाल देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, यहाँ उद्धव ठाकरे अपनी फैमिली की पार्टी चलाने में लगे हैं, और दूसरी उनका जो कोलिशन है वो भी फैमिली पार्टी है, जिन पे नंबर ऑफ केसेस है। अगर आपको खोलने हैं तो राहुल गांधी का जो है सुकन्या देवी का केस खोलिए, रेप केस खोलिए। अगर आपको खोलने हैं तो हेराल्ड का केस खोलिए। आपको खोलने हैं 2 दिन बाद 1966 के केसेस भी खोलिए। संसद के सामने संतों को गोलियां मारी गई थी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं कमलनाथ के केसेस खोलिए जो 1984 में अक्यूज हैं राइट्स के। सर, अर्नब गोस्वामी ने 92 के केस खोलिए। जो अर्नब गोस्वामी ने पालघर का मुद्दा उठाया, टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्सपोज किया, आपने हाथरस में देखा हुआ, कहीं ये उसी की फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है? ये कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? सर, आपने देखा होगा जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने पालघर के साधु का मुद्दा उठाया, सुशांत का मुद्दा उठाया, और जो हाथरस में हुआ उस टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्सपोज किया, कहीं उसी की घबराहट तो नहीं है? देखिए, एब्सोल्युटली ये वही बात है, एक नेशनलिस्ट वॉइस को दबाया जा रहा है। इससे पहले कंगना के कोविड में इतनी अर्जेंसी थी उनको, उनका ऑफिस तोड़ा गया क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत पे उन्होंने आवाज उठाई, पालघर साधुओं पे उन्होंने आवाज उठाई, और हाथरस में जो प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज किया उन्होंने। तो यही जब तक वो एक्सपोज होते जा रहे थे, उन्हें कोई ना कोई ऐसा बहाना चाहिए ऐसी वॉइस को दबाने का। अभी अर्नब के ऊपर पूरा खतरा है, इनके घर में पुलिस घुसती है, कल को कुछ भी उनके घर में भी प्लेस करके नए नए केसेस बना सकती है, और आगे जितनी नेशनलिस्ट वॉइसेस होंगी उसमें यह प्रॉब्लम पड़ने वाली है। सर, आपको याद होगा कुछ लोग मुंबई में कहते थे कि डर का
माहौल है, ना तो आज कोई अवार्ड वापस कर रहा है, ना कोई कह रहा है कि डर का माहौल है। देखिए, मुंबई में डर का माहौल नहीं है, वहाँ पर डर जैसी ऐसी मतलब कोई आपको वॉइस उठाने की जगह ही नहीं बची है, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। ये इमरजेंसी 2.0 है और जहाँ पर एक भी आदमी, वहाँ का कमिश्नर, वहाँ का नेता, वहाँ का मुख्यमंत्री जो है उसके खिलाफ आप आवाज प्रदेश से बाहर भी उठाते हैं तो पुलिस पहुँच जाती है आपको अरेस्ट करने के लिए। और आज हम भी खड़े हैं यहाँ से आवाज उठा रहे हैं, परमवीर सिंह का इस्तीफा लो, महाराष्ट्र सरकार बर्खास्त करो और जिसको यहाँ पर पुलिस भेजनी है तो यहाँ पर भेजे। सर, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्या आपने पहले कभी देखा इतिहास में ऐसा काला दिन आया कि किसी संपादक को उठा लिया जाता है, वो भी आतंकवादियों की तरह मारपीट की जाती है? देखिए, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जो बदले की भावना से जो राजनीति हो रही है और जहाँ जहाँ पर इन्होंने बड़ी राजनीति को अंजाम देना था, चाहे पालघर वाला मुद्दा हो, चाहे सुशांत राजपूत वाला हो, चाहे आपका हाथरस वाला मुद्दा हो, उनको इन्होंने राजनीति रंग देना था। इन्होंने वहाँ पर इसको ना एक जातिवाद मुद्दे को उठाकर एक बहुत बड़ा माहौल खराब कर रहा था, क्योंकि आपको पता है बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जल्द चुनाव आने वाले हैं, तो कुल मिलाकर उससे जातिगत अभी यहाँ पे भी हो रहा है, आप पीछे देख रहे हैं, जातिगत जो समीकरण है उसको खराब करके कुल मिलाकर ये चाहते थे कि ये सरकार को जो है ना घेरें, सरकार को बदनाम करें। इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। लेकिन अर्णब गोस्वामी जी ने क्या करा, उसको बिल्कुल स्पष्ट पत्रकारिता को सामने रखकर उसका पूरा पर्दाफाश किया, जिसकी वजह से ये लोगों की नज़र में चढ़ गए। और क्या होता है, 2 साल पुराना केस जो बंद हो जाता है उसको दोबारा ओपन कर दिया जाता है, कहाँ से सबूत आ जाता है? जब पहले बोल दिया जाता है कि सबूत ही नहीं है, फिर अचानक सबूत कहाँ से आ जाता है? देखिए, ये खुद अपने जो इनके खुद के बयान हैं, जो इनकी खुद की रिपोर्ट है, उस पर ये लोग खुद तटस्थ नहीं है। इसी मुंबई पुलिस ने वो केस 2 साल पहले बंद कर दिया है और उसमें इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन आज बदले की भावना से ना तो कोर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं, और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है, एक चैनल का मालिक है, एडिटर इन चीफ है, उसको आप नोटिस देकर भी बुला सकते थे, क्योंकि उन्होंने कई पत्रकारों के साथ जब इन्होंने महाराष्ट्र सरकार में पूछताछ की, सारे पत्रकार टाइम पे वहाँ पहुंचे हैं, तो आप चाहते तो अर्णब को भी आप नोटिस देकर वहाँ बुला सकते थे, आप उनसे निष्पक्ष जांच कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एक बार दिखानी है कि मैं सत्ता में हूँ, सत्ता दमन कैसे किया जाता है, सत्ता में कैसे लोगों के ऊपर अपनी जो मानसिकता है वो थोपी जाती है, बदले कैसे लिए जाते हैं, उसको दिखाते हुए, ताकि जो और लोग भी आने वाले समय में इनके खिलाफ अगर आवाज उठाएं तो उनके खिलाफ भी ये लोग खड़े हो सकें और वो लोग हिम्मत ना जुटा सकें ऐसी पत्रकारिता करने की, सरकार के खिलाफ जाने की। ये जो 3 टांगों पर खड़ी सरकार है, जो 3 टांगों पर खड़ी सरकार है ना, इसको सोचना चाहिए कि हम आखिरकार कर क्या रहे हैं। और आज मुझे बड़े दुख के साथ एक चीज़ बोलना पड़ेगा कि हमारे लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब के जो असूल हैं, जो नियम थे, उन्होंने बोला था मैं शिवसेना को खत्म करना पसंद करूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा। कुल मिलाकर राजनीति लालसा के कारण उन्होंने अपने पिता के जो असूल थे, जो उनके खुद से किए हुए वादे थे, उनको तोड़कर अपने पिता का भी अपमान किया है एक तरीके से। और मैं तो अपने शिव सैनिक भाइयों से एक बात बोलना चाहूँगा कि यार आप लोगों को जो है ना, इनका साथ छोड़कर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाला साहब के असली शिव सैनिक हैं तो। लेकिन सर, जिस तरीके से ये तानाशाही चल रही है, इसकी बौखलाहट क्या है? बौखलाहट मैंने बताई ना, जो जातिगत जो वैसा माहौल जो खराब करना था देश का, चाहे हाथरस हो, चाहे पालघर हो, चाहे सुशांत राजपूत हो, चाहे कोई भी हो, उसका जो माहौल खराब करना था, उसको कहीं ना कहीं अर्णब गोस्वामी ने अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से वो जो इनका जो एजेंडा था उसको फेल कर दिया। उसके पीछे की जो भावना थी वो बाहर निकाल के लाए। कहीं ना कहीं इनके जो मंसूबे थे माहौल खराब करने वाले, वो फेल हो गए। उसी की जो चुलबुलाहट है, जो इनके नफरत है, वो इतनी बढ़ गई कि इन्होंने मजबूरी में जबरदस्ती ये कार्रवाई करके और अर्णब जी के साथ गलत काम किया है इन्होंने। सर, शरद पवार की एक फोटो आई है, जो परिवार था जिसने अर्णब गोस्वामी पर आरोप लगाया है उकसाने का, उसी परिवार के साथ शरद पवार की फोटो वायरल हो रही है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि सीधा सीधा एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र को ही फेल किया था अर्णब गोस्वामी जी ने, और उसी से बदले की भावना ली गई, और फिर उसी राजनीतिक मुद्दे को उठाकर एक विक्टिम के परिवार से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को। अगर वह व्यक्ति चाहते, वह व्यक्ति बिल्कुल, उनका कोई हाथ नहीं है कानून को इस केस को रिओपन करने, अर्णब की अरेस्टिंग में अगर इन लोगों का कोई हाथ नहीं होता तो ये विक्टिम के परिवार से क्यों मिलते? कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्र है राजनीतिक दबाव में लाकर राजनीतिक फायदा उठाने का,
ये सारा सबको पता चलता है और सब लोग अब समाज में समाचार देखते हैं, आप लोगों के माध्यम से सबको पता चल गया है कि आखिरकार है क्या और क्या हो रहा है, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। इस तरीके से कोर्ट की छुट्टी आपने देखा होगा, आतंकवादी के लिए कोर्ट खुल जाता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। देखिए, हमारे समाज में बहुत बुरा हाल है। आप अखलाक को बिरयानी देते हैं लेकिन अर्नब को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा को दबाने का जो ये लोग एक माहौल बनाकर षड्यंत्र इन्होंने किया है, अर्नब को अरेस्ट करके और कल जुडिशियल कस्टडी में भेजकर, और एक व्यक्ति को जो सस्पेंड चल रहा था उसको 10-15 दिन पहले एज ए प्रोजेक्ट करके आपने बहाल किया, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर जो भय है अर्नब गोस्वामी का वो साफ झलकता है। और आपने उस भय की जो जब लिमिट टूट गई तो आपने अर्नब को अरेस्ट कर लिया। जैसे कि अर्नब कल बाहर आए दिखाई दे रहे थे, जब थाने में ट्रांसफर होता वो कह रहे थे कि पुलिस हार गई, पुलिस हार गई। तो क्या लग रहा है, क्या अर्नब डरने वाले हैं इस पुलिस से? पुलिस इसलिए उनको लगता है हार गई क्योंकि देखिए, झूठ के ऊपर खड़ा हुआ कोई भी बयान, झूठ के ऊपर खड़ा किया हुआ कोई भी सबूत कभी काम नहीं आता, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता।